आज का अपना टॉपिक है राजनीतिक अपराधीकरण। तो चलिए बात करते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण किसे कहते हैं। राजनीति में प्रवेश करने के लिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए राजनेताओं द्वारा आप अपराधियों का सहयोग लेना। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या है कि राजनीति में प्रवेश करने के लिए जो भी नेता हैं, जो भी राजनेता हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, अपराधियों का सहयोग लिया जाएगा। जो जुर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का सहयोग लेकर के राजनीति में प्रवेश किया जाता है। और सहयोग लेने वाले कौन हो गए, राजनेता। ठीक है, तो इसे बोलेंगे राजनीतिक अपराधीकरण। अब देखो, मुख्य रूप से जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ना, राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, और वो क्या है, सत्ता प्राप्त करना। तो सभी राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य माना जाता है, सत्ता प्राप्त करना। कि सत्ता को प्राप्त करना है, शासन पर अपना अधिकार जमाना है। इसके लिए चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो, सभी प्रकार के कार्यों को वो क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब सत्ता प्राप्त करना ये राजनीतिक दल का तो उद्देश्य है, लेकिन सत्ता को प्राप्त किसके माध्यम से किया जाता है, तो सत्ता को चुनाव के माध्यम से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कि चुनाव लड़कर ही व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, सत्ता प्राप्त करता है। अब ये जो चुनाव होगा, अगर ये स्वतंत्र हुआ और निष्पक्ष हुआ, स्वतंत्र हुआ और निष्पक्ष हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति चुना जा रहा है वो अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा। कि चुनाव अगर स्वतंत्र हुआ, निष्पक्ष हुआ, बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति अपना वोट का प्रयोग करके अगर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर व्यक्ति अच्छा चुन करके सत्ता में जाएगा। ठीक है, और अच्छा कार्य करेगा। लेकिन राजनीतिक दल में ऐसे व्यक्ति जिन्हें सत्ता तो प्राप्त करना है लेकिन उनमें योग्यता नहीं है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में जीतने के लिए वो किसका प्रयोग करेंगे, एक तो धन का, धन के साथ साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, बल का, इसके साथ और किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, भय का। तो कुछ जो राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनेता होते हैं, वो क्या करते हैं, सीट प्राप्त करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए या तो वो पैसे दे करके लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, ठीक है, पैसों का बंटवारा करके वोट खरीदेंगे, तो उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त कर लेंगे। या फिर बल के माध्यम से, कि अपनी शक्ति के माध्यम से वो लोगों से अपने पक्ष में वोट डलवा लेंगे। या फिर भय दिखाकर कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, आप मुझे वोट नहीं दोगे तो आपके परिवार के सदस्यों को मैं मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो भय दिखाकर भी, ठीक है, चुनाव में जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो भी राजनेता हैं, वो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या है। तो राजनीतिक अपराधीकरण ये हुआ कि शासन को प्राप्त करना है, सत्ता को प्राप्त करना है, राजनीति में जाना है, तो इसके लिए जो भी नेतागण हैं वो क्या करते हैं, अपराधियों का सहयोग लेने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति चुन करके जाता है
उसमें उतनी योग्यता नहीं होती है। तो एक प्रकार से धन के आधार पर, बल के आधार पर और भय के आधार पर ये व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। और जब अच्छे व्यक्ति चुनाव में नहीं जाएंगे तो आपको पता है अच्छे काम भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वर्तमान समय की हम बात कर लें तो वर्तमान समय में ये एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है कि लोकतंत्र है और जनता अपने सदस्यों को चुनती है, लेकिन सदस्य अच्छा चुना जाए ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, अपराध करने वाले जो लोग हैं, उनका प्रभाव शासन में कम होना चाहिए। अगर उनका प्रभाव शासन में कम होगा तो योग्य उम्मीदवार का चयन होगा और ऐसी स्थिति में वो काम भी अच्छा करेगा। तो राजनीतिक अपराधीकरण साधारण शब्दों में यही हुआ कि जो भी नेतागण हैं, जो भी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो शासन में जाना चाहते हैं और उसका आधार क्या है? चुनाव। तो चुनाव में क्या करेंगे? वो अपने धन, बल और भय, इनके आधार पर, ठीक है, आपराधिक तत्वों को पैसे दे करके, वो अपने पक्ष में करके, गुंडों की सहायता लेकर के वो शासन को प्राप्त कर लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। उसे बोलेंगे राजनीतिक अपराधीकरण। अब राजनीतिक अपराधीकरण को पढ़ने के बाद में फिर हम बात करते हैं कि इसके कारण, आखिर राजनीतिक अपराधीकरण क्यों बढ़ रहा है, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो वैसे तो बुक में बहुत सारे कारण दे रखे हैं, 16 कारण दे रखे हैं, लेकिन उतने न तो याद होंगे। तो काम की चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग 10 बिंदुओं की हम बात करते हैं। पहला बिंदु देखो, राष्ट्रीय चरित्र का पतन। राष्ट्रीय चरित्र से अभिप्राय है जब कोई भी व्यक्ति है या राजनेता है, कोई भी व्यक्ति को ले लो या राजनेता को ले लो, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति या राजनेता जब उनमें स्वार्थ की भावना पनपने लग जाती है, जब वो स्वार्थ पर रहकर के कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका राष्ट्रीय चरित्र, उसका क्या हो जाएगा? पतन। राष्ट्रीय चरित्र से अभिप्राय है कि कोई भी राजनीतिक दल है वो अगर देश हित के बारे में नहीं सोचेगा कि आखिर देश का भला किस में है, ठीक है, इसके बारे में अगर राजनीतिक दल नहीं सोचेगा, राजनेता नहीं सोचेगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करने लग जाएंगे? वो स्वार्थ पर आधारित होकर के कार्य करने लग जाएंगे। तो वहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र का क्या हो जाएगा? पतन। कि राजनेता का या राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है कि अच्छे व्यक्ति चुनाव में जीत करके शासन का संचालन का कार्य करें। तो अगर राष्ट्रीय चरित्र अच्छा होगा तो अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा, लेकिन अगर स्वार्थ पर आधारित होकर के आपने काम शुरू कर दिया, आप पार्टी को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। तो एक तो ये कारण जिसके कारण ये आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, किसमें? राजनीति में। दूसरा कारण हम देखें तो है गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी में हम देखें तो देखो अपराध क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले तो अपराध को रोका जाए कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। तो अपराध का एक कारण क्या है? गरीबी। कि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है, ठीक है, परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, खाने के लिए अगर उसके पास अनाज ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उससे गलत काम करवाने के लिए अगर पैसे देता है तो वह व्यक्ति वैसे कार्य करने लग जाता है। तो सही गलत का भेद नहीं कर पाएगा व्यक्ति, कहाँ पर? जब अगर वो क्या होगा? गरीब होगा। तो गरीबी में व्यक्ति गलत कार्य की ओर क्या होता है? प्रेरित होता है। तो नई जो जनरेशन है, ठीक है, उसे आपराधिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए गरीबी को दूर करना जरूरी है। फिर अशिक्षा की बात करें। अशिक्षा कि अगर व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो क्या होगा? उसे पता नहीं होगा। क्या पता नहीं होगा कि शासन में अच्छे लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो शिक्षा एक हमें ये समझ विकसित करती है, हमें ये प्रदान करती है शिक्षा कि क्या तो सही और क्या गलत है। तो शिक्षा में सोचने का अवसर देती है, सोचने का मौका देती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो अशिक्षित व्यक्ति अच्छा नहीं समझ पाएगा, अच्छे से सोच नहीं पाएगा जितना कि एक शिक्षित व्यक्ति समझ पाता है, सोच पाता है। तो अशिक्षा भी अपराधीकरण के बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर है बेरोजगारी। अगर आपके पास रोजगार नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे कार्य भी करने लग जाएंगे कि कोई व्यक्ति आपको पैसे दे करके गलत कार्य भी करवाने लग जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, गरीबी है, अशिक्षा और बेरोजगारी है, इनके माध्यम से
क्या बढ़ रहे हैं? अपराध। तो अगर इनको रोक दिया जाए, गरीबी को दूर कर दिया जाए, अशिक्षा को कम कर दिया जाए, या अशिक्षा के स्थान पर सभी को शिक्षित कर दिया जाए, बेरोजगारी को दूर कर दिया जाए, तो फिर राजनीति में अपराधीकरण से संबंधित जो तत्व हैं वो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भ्रमित होकर के गलत कार्य करता है। अगर वो भ्रमित नहीं होगा तो भ्रमित करने वाली ये चीज़ें हैं, इनको हटा दो तो व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? अपराध नहीं होंगे। अपराध नहीं होंगे तो राजनेताओं को अपराध करने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं भौतिकवादी संस्कृति। भौतिकवादी प्रवृत्ति की बात करें या भौतिकवादी संस्कृति की बात करें, इसमें होता क्या है? तो इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति है, वो व्यक्ति शान और शौकत से रहना चाहता है। शान और शौकत, कि वर्तमान का समय ऐसा हो गया है कि व्यक्ति दिखावा करता है, ठीक है, और उस दिखावे के लिए व्यक्ति के पास पैसा होना जरूरी है। तो भौतिकवादी प्रवृत्ति है कि अधिक से अधिक उपयोग करना, अधिक से अधिक उपयोग करना, हर चीज अपने पास होना, ये भौतिकवादी प्रवृत्ति है। तो अगर हर चीज आपके पास होगी तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत है, ठीक है, और पैसा आप जो कार्य कर रहे हो उससे अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो जाहिर सी बात आपको अनैतिक कार्य भी करने पड़ेंगे, गलत काम भी करने पड़ेंगे। तो भौतिकवादी प्रवृत्ति जो है, भौतिकवादी संस्कृति जो है, वो व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर प्रेरित करती है, क्योंकि व्यक्ति भौतिकवादी बनना चाहता है। व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधाएं लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? सुख सुविधा। और सुख सुविधा लेगा तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, और व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है, कम कमा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे गलत कार्य करके अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। तो ये भी किसको बढ़ा रही है? राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ा रही है। फिर बात करें, पुलिस है, राजनीतिज्ञ है, नौकरशाह है और अपराधी है, ठीक है। तो ये सभी तत्व अगर आपस में मिल जाएंगे, जैसे पुलिस है, पुलिस का काम क्या है कि कोई भी अगर गलत कार्य करता है, कानून को तोड़ता है, गलत कार्य करता है, तो उसे वह क्या करे? गिरफ्तार करे। ये काम किसका है? पुलिस का है। अब बात करो अपराधी का। आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, गुंडे हैं, ठीक है, जो गलत कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। अगर इन व्यक्तियों पर प्रभाव किसका रहेगा? राजनीतिज्ञों का। तो राजनेता जो हैं, ठीक है, या राजनीति से संबंधित जो व्यक्ति हैं, वो इन अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को बचाने का प्रयास करेंगे, पुलिस को पैसे दे करके खरीदने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये सारा सिस्टम अगर एक हो जाएगा तो गलत व्यक्ति, जो कोई गलत कार्य करता है, गलत व्यक्ति हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी नहीं होगी तो उन्हें क्या नहीं मिलेगी? सजा नहीं मिलेगी। और ऐसी स्थिति में समस्या आ जाएगी कि ये गलत काम होने लग जाएंगे, और गलत कार्य होने से गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाएगा। ऐसे ही नौकरशाह, नौकरशाह बोलते हैं सरकारी कर्मचारियों को। तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, ठीक है, अगर वो इनको पनाह देंगे, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को पनाह देंगे, राजनीतिज्ञों को पनाह देंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर न्याय की कल्पना संभव नहीं है। तो जरूरी है कि पुलिस सही कार्य करे। पुलिस सही कार्य करेगी तो अपराधी जो हैं वो अपराध नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाएगा। तो शासन अच्छे ढंग से काम करे, तो ये सभी अगर मिल जाएंगे तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, राजनीतिक अपराधी। पांचवें बिंदु की बात करते हैं, चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव। ये बाह्य तत्व कौन से हैं कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव वाला जो सिस्टम है, व्यवस्था है, राजनीति है, उस पर बाह्य तत्वों का अगर प्रभाव होगा तो वहाँ पर अच्छे ढंग से कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत है, उस भारत में शासन करने वाले जो व्यक्ति हैं, कहने का मतलब सरकार में जाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कैसे हों? योग्य हों, ठीक है। तो योग्य व्यक्ति का चुनाव शासन में नहीं हो, ये कौन चाहता है? अपने जो भी विरोधी होंगे, ठीक है, वो चाहते हैं। तो वो हमेशा क्या करेंगे, जब भी चुनाव होता है तो उस चुनाव के समय में वो पैसे दे करके, ठीक है, गलत व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि फिर वो अपने उद्देश्य में क्या हो जाए? सफल। तो जो उनका उद्देश्य है उसमें सफल कब होंगे? जब गलत व्यक्ति का क्या होगा? चुनाव होगा। तो गलत व्यक्ति के हाथ में अगर सरकार चली जाएगी, शासन चला जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में उनको फायदा मिलेगा और उनके उद्देश्य में वो क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो इसलिए चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का अगर प्रभाव रहेगा तो फिर अच्छे व्यक्ति का चुनाव संभव नहीं है। फिर अगले बिंदु की बात करें, न्यायिक प्रणाली की कमियां। न्यायिक प्रणाली से अभिप्राय हम न्यायपालिका को ले लेते हैं कि न्यायपालिका की कमियां हैं। अब न्यायपालिका की क्या कमियां, देखो, न्याय की कल्पना व्यक्ति किससे करता है, न्यायपालिका से, कि न्यायपालिका व्यक्तियों को क्या प्रदान करेगा, न्याय। लेकिन न्यायिक प्रणाली उसमें इतनी ज़्यादा कमियां हैं जिससे न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी अपराध करने वाले व्यक्ति, किसी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा और कहाँ पर पेश कर दिया, अपराधी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और न्यायालय में पेश कर दिया। लेकिन अगर न्यायपालिका ऐसे अपराधियों को समय पर क्या नहीं दे, सजा नहीं दे, ऐसे व्यक्तियों को अगर समय पर क्या नहीं मिली, सजा नहीं मिली, तो फिर न्याय प्राप्त नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं वो आराम से निडर घूमते रहेंगे, जिससे राजनीति में अपराधी प्रवृत्तियों का प्रभाव रहेगा। तो जरूरी है कि न्यायपालिका जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी क्या दे, सजा दे। अगर सजा में देरी होगी तो वहाँ पर अपराध प्रवृत्ति को फैलाने वाले जो व्यक्ति हैं, अपराधी तत्व वाले जो व्यक्ति हैं, वो उनमें डर पैदा नहीं होगा और ये अपराधी निरंतर बढ़ते जाएंगे, जिससे राजनेताओं को इसका क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। फिर बात करते हैं सत्ता प्राप्ति की अधिक लालसा। देखो, प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है, सत्ता प्राप्त करना। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, और इसके लिए वो हर प्रकार के येन केन प्रकारेण, तो सभी प्रकार के वो ऐसे कार्य करेंगे कि उन्हें क्या मिल जाए, सत्ता मिल जाए, उन्हें शासन में जीत मिल जाए, तो शासन पर उनका अधिकार हो जाए। इसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दल हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, चाहे वो संवैधानिक कार्य हो, संवैधानिक साधनों के माध्यम से कार्य किए जाएं या फिर गलत तरीकों के माध्यम से किए जाएं। तो संवैधानिक तरीकों के माध्यम से अच्छे व्यक्ति का ही चुनाव होगा, इसलिए अनैतिक कार्यों के माध्यम से, ठीक है, अनैतिक कार्यों के माध्यम से गलत व्यक्ति सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सत्ता प्राप्त करना, ये अगर राजनीतिक दल इसको ज़्यादा महत्व देंगे, अगर वो इसके स्थान पर देश सेवा को महत्व दें, देश के भले के लिए अगर सोचें कि मुझे अगर सत्ता प्राप्त हो रही है तो मैं देश का भला करूंगा, देश के लोगों की सेवा करूंगा, तो अगर ऐसा व्यक्ति सोचेगा, ऐसा राजनीतिक दल सोचेगा ना, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो सत्ता प्राप्ति, सीट प्राप्त करना चाहता है, सत्ता प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी एक कारण बन जाता है अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों का शासन से जुड़ाव। फिर बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली की खामियां, कि निर्वाचन का मतलब हो गया चुनाव और प्रणाली का मतलब हो गया तरीका, कि चुनाव का जो तरीका है उसमें खामियां का मतलब हो गया दोष, कि चुनने का जो सिस्टम है वो दोषपूर्ण है। अब ये दोषपूर्ण कैसे है, देखो, चुनाव करवाने का काम किसका है, तो चुनाव करवाने का काम है निर्वाचन आयोग का। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि देश में क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। और उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि चुनाव एक तो स्वतंत्र होना चाहिए और दूसरा निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई, ये जिम्मेदारी हुई निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना भारत में 1950 में हो गई। अब निर्वाचन आयोग अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई रूल ही नहीं बनाएगा, कहने का मतलब कि अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है,
तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें रोकने का प्रयास कौन करे? निर्वाचन आयोग। क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे रूल बना दे जिसके माध्यम से अपराध करने वाले व्यक्ति, ठीक है, वो चुनाव में भागीदारी नहीं बन पाए, हिस्सेदारी नहीं बन पाए, और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर निर्वाचन आयोग कमजोर रहेगा, ऐसे रूल नहीं बना पाएगा जिससे राजनीति में अपराध करने वाले लोगों की भूमिका पर रोक लगे, तो गलत व्यक्ति का ही क्या होगा? चुनाव होगा। फिर बात करते हैं शासन की क्षमता व गुणवत्ता में गिरावट। शासन की क्षमता और गुणवत्ता, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर चुनाव की जो व्यवस्था है वो चुनाव की व्यवस्था सही नहीं है, चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति को चुनने का सिस्टम है वो अगर सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो भी व्यक्ति चुन करके जाएगा वो सत्ता प्राप्त कर लेगा, शासन में सत्ता प्राप्त कर लेता है, शासन में चला जाता है। तो अगर शासन या सत्ता कैसे व्यक्ति के हाथ में चली गई? गलत, ठीक है। तो गलत लोगों के हाथ में जाएगी तो वो शासन को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाएंगे। इससे शासन की जो क्षमता है और गुणवत्ता है उसमें क्या जाएगी? गिरावट। कहने का मतलब जो काम उन्हें अच्छे ढंग से करना चाहिए वो काम आपराधिक प्रवृत्ति वाले या राजनेता जो हैं वो अपराधियों का सहयोग लेकर के अगर शासन को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें उतनी क्षमता नहीं हो कि वो सही ढंग से कार्य कर पाएँ। इससे क्या होगा? शासन कमजोर हो जाएगा, उसकी क्षमता और गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। और अंतिम बिंदु की हम बात करें आपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा। देखो समाज में होता क्या है, कुछ पैसे वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो जन कल्याण के कार्य करते हैं, जनता की क्या करेंगे? भलाई, ठीक है। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले पैसे वाले जो व्यक्ति हैं समाज में वो ऐसे व्यक्ति जनता की भलाई का कार्य करेंगे, ठीक है। अब जनता की भलाई का कार्य करेंगे तो जनता उन्हें क्या करने लग जाएगी? पसंद। जब जनता उन्हें पसंद करने लग जाएगी तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करेंगे? फिर वो अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। तो पैसे वाले व्यक्ति फिर क्या बढ़ाएंगे? अपनी शक्ति। और शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए वो क्या करेंगे? अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं, गुंडे हैं, उन्हें अपने पास रखेंगे और फिर उनका प्रयोग करके वो समाज में अपना क्या स्थापित कर देंगे? दबदबा। फिर समाज का कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने पहले क्या किया था? उनकी भलाई के लिए कार्य किया था, ठीक है। और फिर बाद में उनके पास शक्ति हो गई, अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी उन्होंने गैंग बना रखी है, तो उससे समाज में उनका क्या हो जाएगा? दबदबा। जिससे क्या होगा? अपराधीकरण बढ़ेगा, किसमें? राजनीति में। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या है और उसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं।